गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के पेपर फिफ्थ के मेरे प्रिय युवा साथियों, अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में हम प्लेटो की बात कर रहे हैं। ग्रीक फ़िलॉसफी या यूनानी दर्शन के एक आधार स्तंभों में से एक, और ये नाम मैं समझता हूँ जब से आपने राजनीति विज्ञान पढ़ना शुरू किया है तब से अनेकों बार आपके सामने आया है, आपके जवाबों में आपकी कलम से निकला है, और अनेक उदाहरण, अनेक दृष्टांत प्लेटो ने ऐसे स्थापित किए हैं कि आज इतना लंबा अरसा बीतने के बावजूद भी उन्हें पढ़ा जा रहा है, याद किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन करने की कोशिश जारी है। पिछली बार हमने उनके शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं पढ़ी थी। आज बात करेंगे उनकी रिक्तियों की या उनकी न्यूनताओं की या उसमें कुछ कमियों की। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। पहला बिंदु, सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अब ये चीज़ आपके मस्तिष्क में आनी चाहिए कि नहीं, उसने जो उसकी प्राथमिक शिक्षा है जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, वो सभी के लिए है, चाहे वो समाज के किसी वर्ग से आ रहा हो, और उसका जो भी प्रबंधन है, चाहे उसका व्यय हो या उसके इंतजामात हों, वो सब राज्य को करने हैं, तो कोई व्यक्तिगत खर्चा उसके ऊपर होना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आलोचक हैं वो प्लेटो की इस बात पर आलोचना करते हैं कि उसने पूरे वर्ग के लिए या पूरे समाज के लिए केवल प्राथमिक शिक्षा रखी है। उसकी जो उच्च शिक्षा है वो केवल प्रशासक वर्ग के लिए है, जिसमें केवल वो दो को शामिल कर रहा है: बड़े पदाधिकारी, सैनिक और दार्शनिक राजा। और ये भी आप समझ रहे होंगे कि समाज का जो बड़ा वर्ग है वो उत्पादक वर्ग है, जिसमें श्रमिक, कृषक, पशुपालक, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, ये सब आ रहे हैं। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में आपने पाया होगा कहीं पर भी उसने इनके किसी खास प्रशिक्षण या किसी खास शिक्षण की व्यवस्था नहीं की है। उच्च शिक्षा के लिए वो जितना गंभीर है उतना वो इस प्राइमरी एजुकेशन में जो परीक्षा होगी, यानी 20 साल के बाद जो परीक्षा ले रहा है, और उस परीक्षा में जो न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, उनकी शिक्षा को ख़त्म मानते हुए वो उनको समाज में भेज रहा है वापस। आलोचक ये कहते हैं कि इसका आशय ये निकला कि 20 वर्ष की आयु तक जो शिक्षा प्राप्त कर ली वो पर्याप्त है। उसके बाद उनमें कोई कौशल, कोई कला, कोई विशेष गुण, वो आकार देने की कोई व्यवस्था प्लेटो नहीं कर रहा है। इस बात पर वो प्लेटो की आलोचना करते हैं। अगला बिंदु, साहित्य की उपेक्षा। ध्यान रखिएगा, ये हमने पढ़ा है। उसकी शिक्षा प्रणाली में केवल वो साहित्य है जो देश प्रेम को बढ़ाए, प्राचीन जो गौरवशाली इतिहास है उनके लिए गर्व पैदा करे, और देवी देवताओं के खिलाफ ना। क्योंकि यहाँ आप ध्यान रखिएगा, उसके दिल में एक फांस चुभी हुई है। जिन लोगों ने अपने आप को लोकतंत्र कहते हुए सुकरात को मृत्युदंड दिया था, उस वक्त सुकरात पर इल्ज़ाम यही लगाया गया था कि ये देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणियाँ करता है और लोगों को भड़काता है। और सोचिए कि उसके इस अपराध के एवज में उसको सजाए मौत दी गई। तो उस समय देवी देवताओं के खिलाफ बोला जाना कितना बड़ा अपराध रहा होगा। प्लेटो अपनी जनता को इससे बचाना चाहता है। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि धर्म के साथ जो कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ
अगर देखें, आप चाहे किसी धर्म को मानते हों, किसी मज़हब को मानते हों, किसी संस्कृति को मानते हों, आप ये पाएंगे पूर्ण कोई नहीं है। समय के साथ बदलाव किए गए हैं। जो चीज़ें कुछ बरस पहले स्वीकार्य थीं, आज उनको छोड़ा जा रहा है, उनको त्यागा जा रहा है। धर्म का आधुनिकीकरण समाज के साथ किया जाता है, और वो तभी होगा भाई आप किसे बदलेंगे जिससे आप असहमत हो। अब ऐसा साहित्य जो धर्म की कुरीतियों को, गलत बातों को, गलत विश्वासों को प्रकट करता हो, प्लेटो उसको बैन करता है, प्रतिबंधित करता है। तो आलोचक ये कहते हैं कि ऐसा करने से यदि आप संगीत की उपेक्षा, साहित्य की उपेक्षा करते हैं, तो ये उपेक्षा कई बार समाज के लिए और धर्म के लिए घातक सिद्ध होती है, क्योंकि जब तक आपकी आलोचना नहीं होगी, निंदा नहीं होगी, सुधार की कोशिश आप करेंगे ही नहीं। तो इस बात पर प्लेटो क्रिटिसाइज होते हैं, उनकी आलोचना की जाती है। अगला बिंदु, कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण। उसने कला शिक्षा सिद्धांत पूरा हमने पढ़ा, कहीं कोई खास जिक्र नहीं किया है। और साहित्य, अब देखिए, हो सकता है प्राथमिक शिक्षा के जो बच्चे हैं, यानी जो पढ़ रहे हैं 6 से 18 वर्ष तक के लिए, और उसके बाद 18 से 20 साल की जो शैक्षणिक शिक्षा है, ये तो 20 साल तक की उम्र है। चलिए हम ये मान लेते हैं कि भाई इस उम्र में यदि बच्चे को हर प्रकार का साहित्य पढ़ने की छूट दी जाएगी तो उसकी व्यक्तित्व पर उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। हर साहित्य उम्र के मुताबिक चलता है, लेकिन वो तो जो उच्च वर्ग के जो शिक्षित, उसके उच्च शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी इस साहित्य को बैन करता है, जो कि जो बड़ी उम्र के समझदार बच्चे हैं उनकी समझ में आ सकता है। लिटरेचर कई किस्म का होता है। तो आलोचक ये कहते हैं कि जिस तरह से प्लेटो साहित्य को प्रतिबंधित करता है, ये मनोवैज्ञानिक विकास की धारा को रोकता है। किसी भी साहित्य को अच्छा या बुरा मानना व्यक्ति के विवेक और बुद्धि का निर्णय होना चाहिए। यदि वो मानता है वो सही है, वो गलत नहीं है। आप देखिए, जो उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति है वो यूं तो विकसित हुई है कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। आपने उसका न्याय सिद्धांत पढ़ा है, शिक्षा को भी देखेंगे आप। प्लेटो शिक्षा को शुरू नहीं कर रहा है, शिक्षा पहले भी थी, लेकिन उसने शिक्षा सिद्धांत के कई प्रावधानों को काटा है, उन्हें गलत साबित किया है। तो वैसे ही साहित्य के अंदर भी यदि कोई साहित्य ऐसा है जो किसी खास उम्र के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप प्रत्येक साहित्य और कला को प्रतिबंधित करते हो। आलोचक ये मानते हैं कि प्लेटो का ये फैसला ठीक नहीं है। अगला बिंदु, उसका शिक्षण प्रोग्राम या शैक्षिक कार्यक्रम बहुत लंबा है। आप इसको अंदाज लगाइए, प्राथमिक शिक्षा 6 से 20 साल तक समझ में आती है, सबके लिए है, ठीक है। उसके बाद 20 साल से 30 साल तक उच्च शिक्षा, फिर 30 से 35 5 साल उच्च शिक्षा का दूसरा हिस्सा, और फिर 35 साल से 50 साल तक अनुभव। तो 6 साल से 50 साल, 44 साल की शिक्षा कुछ ज़्यादा ही लंबा समय प्लेटो ले रहे हैं, और इसका असर ये पड़ रहा है कि वो जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसका जो उच्च वर्ग है जिसको वो उच्च शिक्षा दे रहा है, ये वर्ग समाज के जो प्रैक्टिकल अनुभव हैं उनसे दूर जा रहा है। फ़र्क ये पड़ रहा है कि जैसे एक कहावत है, आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, कि पानी में उतरे बगैर पानी की गहराई का अंदाज नहीं होता है। जिस समस्या से आप जूझते हैं, चाहे वो परिवार की समस्या हो, संपत्ति की समस्या हो, आपसी विवाद हो, वो तभी समझ में आते हैं जब आप उससे दो चार होते हैं। उसका जो ये दार्शनिक वर्ग है, ये इससे दूर है। आलोचक ये कहते हैं कि इतनी लंबी शिक्षा प्रणाली के अंदर जब उसको आप समाज से दूर कर रहे हैं, और इतना लंबा केवल एक औपचारिक शिक्षण उसको आप दे रहे हैं, उसके पास प्रैक्टिकल अनुभव नहीं आ रहा है। 50 वर्ष की आयु तक
यदि वो अध्ययन अध्यापन ही करता रहेगा तो उसके बाद उसका जीवन शेष बचा कितना। याद रखिएगा, उस वक्त तो इतनी औसत आयु नहीं रहती होगी जितनी आज है। ये बीमारियां थीं, आधी व्याधि हुआ करती थी, तो व्यक्ति बहुत लंबी उम्र नहीं जिया करता होगा। तो उसमें से भी 50 साल यदि आपने शिक्षण में निकाल दिए तो व्यक्ति के पास जीवन बचा कितना। तो आलोचक इस बात को लेकर प्लेटो की आलोचना करते हैं। दूसरा, अगला बिंदु, व्यक्तिगत विकास का बलिदान। ये तो देखिए प्लेटो की खास आलोचना होती है। वो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानता है और ये मानता है कि राज्य और समाज के लिए व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। लेकिन आपके जो व्यक्तिगत गुण हैं, कुछ आपकी रुचियां हैं, यदि आप उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, तो ऐसा कोई प्रबंध उसकी शिक्षा प्रणाली में नहीं है। वो ये उम्मीद करता है कि राज्य के सार्वजनिक हित में व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हित त्याग करने के लिए तत्पर होना चाहिए। अब इसको यूँ लें कि यदि किसी व्यक्ति में कोई विशेष गुण नहीं है लेकिन उसमें सीखने की ललक है। देखिए, मैं तो अलग अलग चीज़ आपसे कह रहा हूँ। कई बार गुण आप में नहीं होता लेकिन आप में सीखने की इच्छा होती है, तो क्या उसको सीखने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। प्लेटो ने तो स्पष्ट किया कि आपकी अंतरात्मा में जिस तत्व की प्रधानता है उसी वर्ग में आप जाएंगे। यदि आप वर्ग बदलना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में जाने के लिए जो अंक चाहिए यदि आप उससे कुछ कम रहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो क्या आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए अगर आप रुचि है तो भी। तो इस बात की प्लेटो के आलोचक बड़ी आलोचना करते हैं कि उसकी शिक्षा प्रणाली के अंदर व्यक्तिगत विकास का बलिदान हो जाता है, ना कि उसको और राह मिलती है। अगला बिंदु, चिंतन और कार्य में आदर्श के भेद। उसकी जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो कुछ और कहता है और उसको प्राप्त करने के लिए जो वो तरीके अख्तियार करते हैं वो कुछ और कहते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, वो राज्य के लिए बलिदान की अपेक्षा करते हैं, राज्य पर एक प्रतिबंध लगाते हैं कि शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा, पाठ्यक्रम राज्य तय करेगा। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन यदि राज्य में कोई कमी है, कोई खामी है, तो क्या प्रजा के सामने उस चीज़ को उजागर नहीं करना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। जब तक कमी सामने नहीं आएगी साथियों, वो ठीक कैसे होगी। यदि आपकी हर चीज़ में प्रशंसा ही होती रहेगी तो आप अपना बेटरमेंट या सुधार कब कर पाएंगे। और सबसे बड़ी आलोचक प्रजा होती है, क्योंकि जो भी राज्य के नियम कायदे कानून हैं लागू प्रजा पर ही होते हैं। पर यदि उसको आप राज्य की आलोचना का अधिकार नहीं देते तो आप उसका विकास भी रोकते हैं और राज्य का भी। तो ये प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हमने देखी हैं। आगे की बात हम अपने अगले लेक्चर्स में करेंगे।